हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीआरबीएल के मॉड्यूल सी में चैप्टर 19 करेंगे। उसका पार्ट 1 है। ये चैप्टर है फ्रेंड्स आपका आईबीसी के बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के बारे में हम बात कर रहे हैं। एबीएम अगर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 25, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पढ़ रहे हैं हम। एबीएम का चैप्टर नंबर 25 पढ़िए, चाहे जो है बीआरबीएल का जो है चैप्टर नंबर 19 पढ़िए। यहाँ बल्कि मैं थोड़ा शार्ट में पढ़ाऊँगा। एबीएम में हमने लगभग 7-8 लेक्चर लिए हुए हैं इसी चैप्टर के। यहाँ पर मैं आपको 2-3 लेक्चर में एकदम समराइज फॉर्म में अवेलेबल करवा दूंगा। ओके, तो बात करते हैं किसके बारे में, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के बारे में हमें बात करनी है। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करेंगे। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। ये लागू हुआ था 1 दिसंबर 2016 से। कोड हैज़ मेड अ पैराडाइम शिफ्ट इन द लॉज रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी इन कंट्री। हमारे देश में इंसॉल्वेंसी को लेकर के जो लॉ थे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया ये आईबीसी जो कोड था। देखिए, पहले क्या होता था, अगर मान लो कि कंपनी है वो दिवालिया हो रही है तो बहुत सारे कानून और चीज़ें थी जिनको ध्यान में रख करके तब जाके कहीं साल 2 साल में वो दिवालिया होने के बाद में भी उनका सामान एसेट बेच करके बैंकों के पैसे लौटते 2-3 साल लग जाते थे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। उसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आईबीसी कोड को लाया गया, ताकि इस प्रक्रिया को फास्ट फॉरवर्ड करके 180 दिन के अंदर या 6 महीने के अंदर इंसॉल्वेंसी यानी कि किसी भी कंपनी के सारे एसेट बेच करके और जो देनदारी है बैंकों को उसे वापस किया जा सके। इसी के लिए ये कोड लाया था। तो एकदम मतलब मूलभूत परिवर्तन, पैराडाइम शिफ्ट करी हुई है इसने। ठीक है। टिल देन कॉर्पोरेट बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी वर डिसाइडेड इन अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ multiple laws leading to sometime even viable businesses going into liquidation. Most time borrower prolong the process and escape legal action for recovery. तो पहले क्या होता था, बहुत सारे लॉ थे, कॉम्प्लेक्सिटी होती थी बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी को लेकर के। तो कई बार क्या होता थे, अच्छे बिजनेस भी जो है लिक्विडेशन में चले जाते थे, यानी कि दिवालिया हो जाते थे। और कई बार क्या होता था, ज़्यादातर बारोवर क्या करते थे, वो प्रक्रिया में उलझा करके रखते थे ताकि उनसे रिकवरी के लिए कोई लीगल एक्शन ना लिया जा सके। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी। उसी को ठीक करने के लिए ये कोड लाया गया। एज इट इज़ ए कंसोलिडेशन ऑफ एन अमेंडमेंट टू द एग्जिस्टिंग लॉज रिलेटिंग टू रीऑर्गेनाइजेशन एंड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो जितने भी पहले से लॉ आ रहे थे उनमें अमेंडमेंट किया गया और उनको एक साथ इकट्ठा करके कंसोलिडेट किया गया। इसीलिए इसे कोड कहा जाता है, एक्ट नहीं कहा जाता है। आईबीसी इंडियन जैसे आरबीआई एक्ट है, लेकिन आईबीसी है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कहा जाता है। कोड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत सारे लॉ को अमेंड करके कंसोलिडेट करके एक कोड बनाया गया। दैट्स वाई वी कॉल इट कोड। ओके। डेफिनेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। तो इंसॉल्वेंसी क्या होती है, बैंकरप्सी क्या होती है? जब आपकी स्थिति खराब हो जाए, आप जो है पैसा ना चुका सकें, आप इंसॉल्वेंसी में चले गए। बैंकरप्सी जब लीगली जो है आपको ये कह दिया जाए कि अब आप पैसा नहीं चुका पाते, बैंकरप्सी हो गई। यानी इंसॉल्वेंसी जब लीगल हो जाए, लीगली एक्सेप्ट कर ली जाए कि हाँ इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो इसका मतलब उसे बैंकरप्सी कह देते हैं। तो इंसॉल्वेंसी इज अ सिचुएशन वेयर लायबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल और एन एंटिटी एक्सीड इट्स एसेट एंड इज अनेबल टू पे डेट ऑब्लिगेशन। तो इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन होती है जब कोई इंडिविजुअल अपनी लायबिलिटी को पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है, या उसकी एसेट से उसकी लायबिलिटियाँ ज़्यादा हो गई हैं, वो अपने डेट को, उधारी को चुका नहीं पा रहा है, अनेबल है उसको चुकाने के लिए, तो इसे हम इंसॉल्वेंसी कहते हैं, दिवालियापन कहते हैं। ठीक है। बैंकरप्सी क्या होती है? बैंकरप्सी इज लीगल रिकग्निशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब इंसॉल्वेंसी का लीगली जो है रिकग्नाइज कर लिया जाए, कानून के तहत कह दिया जाए कि हाँ तुम्हारी इंसॉल्वेंसी हो गई है, तो उसको हम बैंकरप्सी नाम दे देते हैं। बस इतना सा फ़र्क होता है। ओके। अ बैंकरप्ट पर्सन आर एंटिटी इज अ डेटर हु हैज़ बीन एडजेड बाई एज बैंकरप्ट बाई ए ड्यू एजुकेटिंग अथॉरिटी बाई पासिंग ए बैंकरप्सी ऑर्डर। मतलब बैंकरप्ट वो व्यक्ति कहलाएगा, वो एंटिटी कहलाएगी जिसने उधार ले रखा है और उसको किसी अथॉरिटी द्वारा, एजुकेटिंग अथॉरिटी द्वारा बैंकरप्सी का ऑर्डर पास कर दिया गया है। जब तक किसी अथॉरिटी द्वारा जो है बैंकरप्सी को मतलब जो है रिकग्नाइज ना किया जाए, तब तक उस व्यक्ति को हम इंसॉल्वेंसी या उस कंपनी को इंसॉल्वेंट कह सकते हैं। द कोर्ट अपॉइंट्स अ ट्रस्टी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलिंग द प्रॉपर्टी डिस्चार्ज ऑब्लिगेशन ऑफ द क्रेडिटर। यहाँ पर कोर्ट क्या करती है, एक ट्रस्टी को अपॉइंट करती है जिसका काम होता है सारी प्रॉपर्टी को बेच बाँच के जिन्होंने उधार दे रखा है, जो क्रेडिटर हैं, जिन्होंने लोन दे रखा है, उनकी उधारी को चुकाया जाए, उनकी ऑब्लिगेशन को चुकाया जाए। अंडर आईबीसी सच ट्रस्टी इज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में ट्रस्टी, जो जिसे हम ट्रस्टी कह रहे हैं, उसको यहाँ पर दूसरे नाम से रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के नाम से पुकारा जाता
है। ओके, टू होम द कोड इज अप्लीकेबल, ये कोड किस पर अप्लीकेबल है, तो पार्ट 2 जो कोड का है वो अप्लीकेबल होता है इन पर, और पार्ट 3 जो कोड का है वो इन पर अप्लीकेबल होता है। पार्ट 3 देख लीजिए, इंडिविजुअल व्यक्तियों पर और पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप पर पार्ट 3 कोड का लागू होता है, और पार्ट 2 में आपका कंपनीज, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिन्हें कॉर्पोरेट डेटर कहा जाता है, पर्सनल गारंटर टू कॉर्पोरेट डेटर यानी कि जो है कंपनी या एलएलपी जिन्हें डेटर कहा गया उनके गारंटर भी जो है आ जाते हैं इसके दायरे में। एनी अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई इन नोटिफिकेशन। जनरली कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को कॉर्पोरेट डेटर कहा जाता है, उनके जो गारंटर होते हैं उन पर भी कोड का पार्ट 2 लागू होता है। और इसके अलावा और कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसे कहे, जैसे मान लो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या फिर जो है आपका ट्रस्ट हो गया कोई जो है, ठीक है, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, अगर इनको भी जो है गवर्नमेंट कहेगी कि हाँ इन पर भी जो है आईबीसी लागू है तो लागू हो जाएगा। अभी के लिए कंपनीज, एलएलपी, उनके पर्सनल गारंटर और पार्ट 3 में पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप और इंडिविजुअल पर ये कोड लागू होता है। लीगल एलिमेंट कौन कौन से हैं इस कोड के, तो इस कोड में 4 लीगल हैं एलिमेंट। पहला आईबीबीआई, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटर है, जैसे आरबीआई है वैसे ही आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का माई बाप आईबीबीआई है। ओके, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ऐसे आते हैं, इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी होती है। इतनी चीज़ें आती हैं, सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। नॉट टू वरी, हर एक टर्म को कायदे से अपनी कसौटी पर कसेंगे और समझेंगे कि क्या हो रहा है। बट बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट इट अगेन। ओके, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 कहलाता है, ये 1 दिसंबर 2016 से इफ़ेक्टिव है। इस कोड ने हमारे देश में जो ये दिवालिया वाला जो प्रक्रिया थी उसमें जो है पूरा का पूरा एकदम मूलभूत परिवर्तन कर दिया है लॉ में। पहले अगर का बैंक्रप्सी वगैरह और इंसॉल्वेंसी की बात करें तो बहुत सारे लॉ हुआ करते थे, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी हुआ करती थी, है ना। जैसे आधार कार्ड आया तो आधार कार्ड एक पहचान पत्र सब जगह वैलिड है। पहले क्या होता था, वोट डालने जाना है तो वोटर आईडी चाहिए, है ना, कहीं और जाना है तो कोई और कार्ड चाहिए, दुनिया भर के कार्ड लगते थे। लेकिन कहीं ना कहीं हद तक देखा जाए तो एक कार्ड आ जाने से, आधार कार्ड आ जाने से लगभग मेरे ख्याल से हम लोग 90% काम में आधार कार्ड और कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है तो पैन कार्ड, बस इतने 2 कार्ड से मेरे ख्याल से हमारा लगभग काम चल जा रहा है। मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ भाई, अगर विदेश जाना है तो पासपोर्ट चाहिए, आई एग्री विद दैट, लेकिन जनरली अगर हम बात करें एक पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड ने एकदम रिवैम्प कर दिया है चीज़ों को। ठीक उसी तरीके से ये जो आपका आईबीसी कोड है इसने भी इसको परिवर्तन कर दिया है। कई बार क्या होता था, अच्छे बिजनेस जो चल सकते थे वो भी लिक्विडेशन में चले जा रहे हैं क्योंकि कानून के पचड़े में पड़े थक गए हैं वो। ओके, दूसरा है कि ज़्यादातर समय पर क्या होता है कि जो बारोवर थे वो क्या करते थे, प्रोसेस में बैंकों को उलझा करके रखते थे ताकि उनके ऊपर लीगल एक्शन ना हो, रिकवरी ना की जा सके। ओके, उसके बाद में ये जो मतलब एक्ट आया, मतलब जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड जो आया है, इसने क्या किया, बहुत सारे जो रीऑर्गेनाइजेशन और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन से रिलेटेड लॉ थे उनको अमेंडमेंट किया, मॉडिफाई किया, उनको कंसोलिडेट किया, इसीलिए इसको एक्ट ना कह करके कोड कहा जाता है। इंसॉल्वेंसी किसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति की लाइबिलिटी, देनदारियां उसके जो है एसेट से ज़्यादा हो जाएं, आपके ऊपर उधारी 100 करोड़ की है, आपके पास एसेट 20 करोड़ का है, 80 करोड़ का है, तो आप इंसॉल्वेंसी की कगार पर हैं। या कोई व्यक्ति जो है अपना उधारी ना चुका पाए, बैंक का लोन ना दे सके, तो उसे इंसॉल्वेंट पर्सन कह सकते हैं। बैंक्रप्सी, जब इंसॉल्वेंसी को लीगली पहचान लिया जाता है, लीगली रिकग्नाइज कर लिया जाता है किसी एडजुकेटिंग अथॉरिटी के द्वारा, बैंक्रप्सी का ऑर्डर पास कर दिया जाता है, तो उसे ही बैंक्रप्सी कहते हैं। यानी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ हैं। इंसॉल्वेंसी, अगर मुझे लगा कि मैं यार बैंक का कर्जा नहीं दे पा रहा हूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा, अपने आप में इंसॉल्वेंट कहलाऊँगा। और अगर किसी अथॉरिटी ने ये बात कह दी कि हे तू तो जो है इंसॉल्वेंट हो गया है, कोई अथॉरिटी का मतलब कोर्ट कचहरी ये वगैरह कह दें, तो फिर वहाँ पर शब्द जो यूज हो जाएगा बैंक्रप्सी का यूज हो जाएगा। ओके, तो लीगल पहचान जब मिल जाती है तो उसे बैंक्रप्सी कह देते हैं। कोर्ट यहाँ पर जो है, जब भी अगर दिवालिया होगी कोई कंपनी तो उसके सारे एसेट बेचे जाते हैं, सारी प्रॉपर्टी बेची जाती है, तो उसको बेचने की जिम्मेदारी एक ट्रस्टी को दी जाती है और उसी पैसे को, उसी चीज़ को बेच करके जिन लोगों ने लोन दिया है, उधारी दी है, उनकी जिम्मेदारी मतलब उनके पैसे को लौटाया जाता है।
आईबीसी में जो ये ट्रस्टी होता है उसे ही हम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के नाम से जानते हैं। जो आईबीसी कोड है उसका पार्ट 3 लागू होता है इंडिविजुअल व्यक्तियों पर, पार्टनरशिप फर्म पर और प्रोप्राइटरशिप पर। पार्ट 2 जो है वो कंपनीज और एलएलपी पर लागू होता है, जिन्हें कॉर्पोरेट डेटर भी कहा जाता है। कॉर्पोरेट डेटर के पर्सनल गारंटर भी इसमें लपेटे जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी और जो है कॉर्पोरेट बॉडी को, है ना, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसको भी शामिल कर सकती है। अभी के लिए यही लोग आते हैं। लीगल एलिमेंट जो है कोड के, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, मैंने बताया कि ये रेगुलेटर है जैसे आरबीआई, ठीक उसी तरह के आईबीसी के लिए आईबीबीआई होता है। ओके, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एजेंसीज होती हैं, इंसॉल्वेंसी के प्रोफेशनल होते हैं। इसमें भी 2 तरीके के, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ओके, और इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी होती है। तो ये 4 चीज़ें हैं, हम चारों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, नॉट टू वरी। इसमें क्रेडिटर आते हैं। क्रेडिटर भी 2 तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन होता है? आप बैंक गए, ठीक है, बैंक से आपने 1 करोड़ का लोन लिया, तो आपने बैंक से क्या लिया? सिर्फ मनी ली। तो ऐसे में बैंक क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल क्रेडिटर। जिसने सिर्फ पैसे दिए में फाइनेंस किया हुआ है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर कहलाते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर कौन हो गया? आपकी दुकान है, उसमें आपको बहुत सारे सामान खरीदने और बेचने रहते हैं। आप एक दुकानदार के पास गए, आपने वहाँ से 50 लाख का उधार सामान उठा लिया। अब एक तरीके से ये भी क्रेडिटर है। 50 लाख का माल आपको उसने दिया हुआ है, आपको उसे 50 लाख रुपए लौटाने हैं, लेकिन इसने कोई पैसा नहीं दिया, आपको गुड्स दे दिए, तो दैट इज़ वाई ही इज कॉल्ड ऑपरेशनल क्रेडिटर, जो आपकी डे टू डे ऑपरेशन में मदद करे। गुड्स, है ना, जैसे आपने परचून की दुकान से कोई सामान खरीद लिया, तो उसने पैसे नहीं दिए, उसने गुड्स दे दिए, सामान दे दिया, तो वो ऑपरेशनल क्रेडिटर हो गया। आपने अपने दोस्त से 1 लाख रुपए उधार मांग लिए, तो वो आपका दोस्त फाइनेंशियल क्रेडिटर हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात? कमेटी ऑफ क्रेडिटर भी होती है, यहाँ पर बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। और कॉर्पोरेट डेटर मैंने बताया ही, कंपनी वगैरह कॉर्पोरेट डेटर कहते हैं। जुडिशरी की अगर बात करें तो यहाँ देखिए, जो भी कारपोरेट होते हैं उनके लिए एनसीएलटी होता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। एडजुकेटिंग अथॉरिटी होती है कारपोरेट की। अगर आप इसके फैसले से नहीं खुश हैं तो एनसीएएलटी में चले जाइए, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। ये भी अपीलेट अथॉरिटी होती है कारपोरेट के लिए। यानी अगर आप एक कंपनी हैं, कंपनी कहाँ जाएगी? एनसीएलटी के पास जाएगी। एनसीएलटी के फैसले से खुश नहीं है तो एनसीएएलटी के पास जाएगी। अपीलेट और शब्द जोड़ लीजिए। अगर आप जो है इंडिविजुअल हैं या पार्टनरशिप फर्म है या प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उस केस में आप कहाँ जाएंगे? डीआरटी के पास जाएंगे, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। एडजुकेटिंग अथॉरिटी, है ना, याद करिए, जो है जब हमने आपको डीआरटी पढ़ाया था चैप्टर नंबर 18B या C में मेरे ख्याल से इस बारे में बात हुई है। ओके, तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी होता है ये। इंडिविजुअल और पार्टनरशिप और प्रोप्राइटरशिप के लिए डीआरटी में जाएंगे। और अगर जो है डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है तो कहाँ जाते हैं? डीआरएटी के पास चले जाते हैं। और सुप्रीम अथॉरिटी किसको दी गई है? सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ओके, तो कंपनी अगर है तो एनसीएलटी और एनसीएएलटी के पास। अगर इंडिविजुअल व्यक्ति है, यानी कि फ्रेंड्स ये समझ लीजिए, ये वाला ये जो केस है ये कौन देखेगा? डीआरटी देखेगा। और डीआरटी का फैसला से नहीं खुश हैं तो डीआरएटी देखेगा, डेट रिकवरी अपीलेट ट्राइब्यूनल। और ये जितने केसेस हैं इसको एनसीएलटी देखेगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। और आप इससे सहमत नहीं है तो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, एनसीएलएटी पे आप जा सकते हैं, आपको अधिकार होता है। ठीक है, जुडिशरी की हमने बात की। रेगुलेटरी अथॉरिटी की अगर हम बात करें आईबीबीआई की, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड आईबीबीआई ऑफ इंडिया इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ रेगुलेटिंग बोथ प्रोफेशन एंड प्रोसेस ऑफ आईबीसी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के प्रोसेस को संभालने के लिए और प्रोफेशन को मैनेज करने के लिए, यानी कि बैंक्रप्सी के प्रोफेशन को मैनेज करने की जिम्मेदारी आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास होती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आर अंडर रेगुलेटरी सुपरविजन ऑफ आईबीबीआई। आईबीबीआई के सुपरविजन में कौन कौन आता है? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, सबकी बात करेंगे हम, कोई चिंता की बात नहीं, अभी समझ लीजिए केवल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आते हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आती हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज आती हैं, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज भी इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, आईबीबीआई के अंतर्गत। अपार्ट फ्रॉम दीज 4, इन 4 के अलावा आईबीबीआई इज द अथॉरिटी अंडर द कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एंड वैल्यूएशन रूल 2017 फॉर रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर्स इन द कंट्री। कई बार क्या होता है कि हम प्रॉपर्टी को जो है 2-3 वैल्यूअर लगा करके वैल्यूएशन करवाते हैं कि जो चीज़ हम बेचने जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन कितना रहेगा, कितना हमें पैसे मिल सकते हैं। तो उस प्रोफेशन को मैनेज करने का, उस प्रोफेशन को डेवलप करने का, रेगुलेट करने की जिम्मेदारी भी आईबीबीआई के पास ही है। ओके, यानी कि वैल्यूअर को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? आईबीबीआई के पास ही होती
है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की बात कर लेते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आईपीज आर फ्रंट लाइन वॉरियर इंप्लीमेंटिंग आईबीसी। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए सीना तान के सबसे आगे जो खड़े रहते हैं फ्रंट लाइन योद्धा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं। दे आर प्रोफेशनल लाइसेंस्ड रजिस्टर्ड बाय आईबीबीआई टू अंडरटेक द रोल ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर एंड आर बैंक्रप्सी ट्रस्टी under any resolution process initiated under the code. The IP does end-to-end job depending upon his or her role of IBC। देखिए इंसॉल्वेंसी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं फ्रेंड्स, ये फ्रंट लाइन वॉरियर होते हैं, यानी सारा का सारा काम ज़्यादातर यही देखते हैं। इंसॉल्वेंसी जो प्रोफेशनल होते हैं इनको लाइसेंस्ड होना चाहिए या रजिस्टर्ड होना चाहिए आईबीबीआई के साथ में। ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रोल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का रोल अदा कर देते हैं। इंटरिम रेजोल्यूशन तब होता है जब भी कंपनी लिक्विडेशन में, जब हम पढ़ेंगे जो है CIRP प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे तो पूरा जानेंगे। जब भी कंपनी में ये IBC कोड लागू होता है तो सबसे पहले वहाँ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट किए जाते हैं उन्हें ऐसे ही इंटरिम कह दिया जाता है। बाद में फिर COC बनती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनती है, और फिर वो डिसाइड करती है कि जो इंटरिम वाला है उसी को आगे कंटिन्यू करना है या दूसरा लाना है। फिर चाहे इंटरिम वाले को ही फाइनलाइज कर दें या दूसरे व्यक्ति को लेकर आएँ, तब उसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहा जाता है। फर्क इतना ही होता है। इंटरिम ऑटोमेटिक जिसे बना दिया गया इंटरिम हो गया, और जब COC ने डिसाइड किया तो उसी को ही, अगर इंटरिम को ही फाइनल कर दिया तो उसे ही रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहने लगेंगे। अगर इंटरिम के अलावा किसी दूसरे को चूज कर लिया तो उसे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कह लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोफेशनल होते हैं ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर का काम करते हैं या बैंक्रप्सी के ट्रस्टी वगैरह, इस तरीके के रोल ये अदा करते हैं। ये एंड टू एंड जॉब करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन हिज आर हर रोल। ठीक है, फिर आता है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी IPAs। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज IPAs आर द बॉडीज आर एंटिटीज रजिस्टर्ड विथ IBBI एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग द बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड एमंग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इंसॉल्वेंसी जैसे देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, अगर आपको बनना है तो आपको इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ICIA ऐसे करके एक संस्था होती है, वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। यानी कि आपको, या जैसे आप अगर CIB पास करना चाहते हैं तो आपको कहाँ रजिस्टर्ड होना चाहिए, IIBF के पास आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर किसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का काम करना है तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाना पड़ेगा, लाइसेंस कहाँ लेना पड़ेगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी में। एजेंसी मतलब उनकी दुकान हो गई, एक तरह की कंपनी हो गई, ओके। तो IPAs इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज आर बॉडीज आर एंटिटी जो कि IBBI के साथ रजिस्टर्ड होती हैं, और इनका काम होता है कि ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का जो प्रोफेशन है इसको स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, प्रमोट करना। एवरी IP मस्ट बी अ मेंबर ऑफ IPA बिफोर सीकिंग रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IBBI। तो अगर कोई इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है वो चाहता है कि मैं जो है IBBI के साथ रजिस्टर्ड हो जाऊं, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना, तो उसके लिए उसे पहले इंसॉल्वेंसी एंड प्रोफेशनल एजेंसी के पास रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी से रजिस्टर एक मेंबर बनेगा इसका, और इसका मेंबर बनने के बाद तब IBBI के पास में इसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। एज ऑफ नाउ देयर आर 3 IPAs, है ना। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज 3 हैं, यही मैं बता रहा था। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI। अगर किसी को CA बनना है तो उसको ICAI के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरीके से अगर किसी को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनना है तो उसको इन 3 कंपनियों में से, 3 एजेंसियों में से किसी न किसी एक के साथ अपना मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। चाहे वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर बने, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, चाहे इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इनमें से किसी एक की मेंबरशिप अगर आप ले लेते हैं इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर पर, तो ये तीनों की तीनों इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज हैं। अब जा करके आप IBBI के साथ में अपना रजिस्ट्रेशन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ अब एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज़ की हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर लीगल एलिमेंट में हमने बात कर ली थी इनकी, ठीक है। यहाँ हम बात कर रहे थे क्रेडिटर की,
तो अगर क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर दो तरीके के हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर, ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर जो मनी उधार में देते हैं, और ऑपरेशनल क्रेडिटर में वो आते हैं जो आपको सामान वगैरह, गुड्स वगैरह दे देते हैं। कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की होती है, बात करेंगे इसके बारे में। कॉर्पोरेट डेटर जो आपके मतलब कंपनियाँ होती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती हैं। ज्यूडिशरी में हमने बात की, अगर कोई कंपनी है, कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP है, तो वो कहाँ जाएगी, NCLT के पास में। और NCLT के फैसले से खुश नहीं है तो कहाँ जाएगी, NCLAT के पास में। और कोई इंडिविजुअल व्यक्ति है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, तो वो कहाँ जाएगी, DRT के पास। अगर DRT के फैसले से खुश नहीं है तो कहाँ जाएगी, DRAT के पास जाती है। फिर हमने बात की IBBI, है ना, IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको पावर मतलब जो है काम दिया गया है कि इस प्रोफेशन को, यानी कि जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी के प्रोफेशन को और इस प्रोसेस को जो है रेगुलेट करे, मैनेज करे, ठीक है। अब IBBI के सुपरविजन में कौन कौन होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, जिनका काम होता है पूरी इस प्रक्रिया को कंप्लीट करना, यानी इंसॉल्वेंसी करवाना, लिस्ट बनाएंगे, है ना, वैल्यूएशन करवाएंगे, उसके बाद इसको बेचेंगे, जो पैसा आएगा उसको इकट्ठा करेंगे, सारे काम इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का होता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की एजेंसीज होती हैं, मैंने आपको बताया इंडिया में 3 हैं, तो ये इनके पास रजिस्टर्ड होते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज भी होती हैं, फिर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज आती है, ये 4 इसके अंडर में आते हैं। इसके अलावा IBBI इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया को अथॉरिटी मिली हुई है किस चीज़ की, जो प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर का है, वैल्यूअर का प्रोफेशन हमारे देश में जो चलता है उसके रेगुलेशन और डेवलपमेंट का काम भी IBBI ही देखता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की अगर हम बात करें तो ये फ्रंट लाइन वॉरियर होते हैं, IBC को इम्प्लीमेंट करने में इन्हीं का मेन रोल होता है। इनके पास लाइसेंस होता है या रजिस्टर्ड होते हैं IBBI के पास में। IBBI के पास रजिस्टर्ड होने से पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को किसी न किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी के पास में रजिस्टर करवाना पड़ता है, मेंबर बनना पड़ता है, तब ये IBBI के पास रजिस्टर हो सकते हैं। इनका रोल में इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का काम कर सकते हैं, या सीधे रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम कर सकते हैं, लिक्विडेटर का काम कर सकते हैं, बैंकरप्सी ट्रस्टी वगैरह का काम ये कर सकते हैं। इनको एंड टू एंड जॉब करनी पड़ती है डिपेंडिंग अपॉन देयर रोल। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी IPA की बात करें तो ये IBBI के साथ रजिस्टर्ड बॉडीज या एंटिटीज होती हैं। इनका काम होता है बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के बीच में बेस्ट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को बढ़ावा देना, प्रमोट करने का इनका काम होता है। और अगर किसी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को IBBI के साथ रजिस्टर करना है तो उसके पहले उसे IPA का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का मेंबर बनना पड़ेगा। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पहले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी का मेंबर बनेगा और तब वो IBBI इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर कर पाएगा। 3 IPA हैं, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी 3 हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया। इन तीनों एजेंसी में से किसी भी एक एजेंसी में आपको इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के तौर पर अपना मेंबरशिप लेनी पड़ेगी और तब जा करके आपको IBBI आपको मतलब पहचान देगा। ओके, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज़ क्या होती हैं? अब देखो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन बनेगी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वो व्यक्ति हो गए, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था हो गई। तो ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा ये देखिए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज़ IPEs, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज आर रजिस्टर्ड फर्म। ये रजिस्टर्ड फर्म होती हैं, पार्टनरशिप हो सकती हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, कंपनी होती हैं ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू सेटअप, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी सेटअप। इसको जरूरी नहीं कि सेटअप, ये मतलब कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का सेटअप करना आवश्यक नहीं है, बट इंटरनल बिटवीन दोज IPs हु आर मेंबर्स टू प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट सर्विस टू IPs देमसेल्फ। मतलब कहने ऐसे समझ लीजिए, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हैं उनको आपस में जो है आपस में अगर खेलना है तो उसके लिए एंटिटी बनाई जाती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी का वैसे तो कोई खास वजूद नहीं है, इनको सेटअप करना जरूरी नहीं है, ये इंटरनल होता है उन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो इनके मेंबर होते हैं। ओके, तो अगर कोई भी चाहे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी, यदि वो चाहे तो 40-50 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल मिले और एक जो है उन्होंने एक पार्टनरशिप फर्म या एक कंपनी इस्टेब्लिश कर ली, ठीक है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट सर्विस वगैरह मिल सके, आपस में एक दूसरे को वो सपोर्ट कर सकें। ऐसे कोई इनकी ज़रूरत खास नहीं होती है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी एक रजिस्टर्ड फर्म होती है, ठीक है। तो ये हो गई बात। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी, कई बार से नाम आ रहा है। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी मतलब जितनी भी जानकारी है IBC से रिलेटेड, किसी उधार लेने वाले, उधार देने वाले, इन सब से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है उन सबको इकट्ठा करने का काम इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का होता है। IU इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी आर रिजर्वायर ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल एंटिटीज अंडर द कोड।
आईबीसी कोड के तहत जितनी भी एंटिटीज आती हैं उन सब की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को सेव करने का, इकट्ठा करने का, सुरक्षित रखने का जिम्मेदारी आईयू इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज की होती है। इट इज़ अ पूलिंग सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एंटिटीज लाइक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, कारपोरेट, फर्म, इंडिविजुअल, यूटिलिटीज ऑन एनी फाइनेंशियल और अदर क्रेडिट ट्रांजेक्शन विथ देम। तो ये एक पूलिंग सेंटर होता है, मतलब जितनी भी जानकारी है बैंक से मिले, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिले, एनबीएफसी से मिले, एआरसी से मिले, कारपोरेट से, किसी कंपनी से, किसी फर्म से, किसी व्यक्ति से, किसी और यूटिलिटी से उनको मिले क्रेडिट ट्रांजेक्शन वगैरह से रिलेटेड, तो वो सारा कुछ इकट्ठा करने का काम इंफॉर्मेशन यूटिलिटी द्वारा किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है। तो क्या ऐसे ही सभी बैंकों से डेटा मांगते रहेंगे? एक बैंक है जिसके पास में 20 करोड़ खाते हैं, तो क्या 20 करोड़ खातों के? नहीं, उन्हीं की जानकारी इकट्ठा करेंगे जो कोड के दायरे में आ चुके हैं, जिनके ऊपर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लागू हुआ है, उन्हीं के बारे में जानकारी यहाँ पर इकट्ठा की जाती है, रखी जाती है। Information is then authenticated by information utility with the counterparties before documenting। तो जो भी जानकारी इनके पास इकट्ठा होती है उसको डॉक्यूमेंट करने से पहले इसको अथेंटिकेट किया जाता है, इसकी वैलिडिटी सही डेटा है या नहीं इसको चेक किया जाता है। इन्फॉर्मेशन अवेलेबल विथ इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आर एक्सेसिबल थ्रू सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो आईयू के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको अगर आपको एक्सेस करना चाहते हैं, जानकारी वो चाहते हैं, तो सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का आप प्रयोग करेंगे। व्हेन अ पर्सन आर एंटिटी इंटेंड टू इनिशिएट अ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, CIRP, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, कोई भी व्यक्ति या कोई भी एंटिटी जब CIRP प्रोसेस को स्टार्ट करता है अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, किसी मतलब कॉर्पोरेट डेटर का मतलब कोई कंपनी है ना, या कोई LLP है जिसके खिलाफ, जिसने पैसे हमारे नहीं चुकाए हैं, उसके खिलाफ आप CIRP अगर इनिशिएट करना चाहते हैं, इट मस्ट अटैच अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिफॉल्ट इशूड बाय इंफॉर्मेशन यूटिलिटी विद द CIRP एप्लीकेशन फाइल्ड विद द एडजुकेटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ जिम्मेदारी होती है, अगर आप CIRP एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उसके साथ एक और कॉपी लगाइए, किसकी? इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से डिफ़ॉल्ट करने का सर्टिफिकेट इशू करवाइए, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से सर्टिफिकेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इशू करवाइए और उसकी कॉपी CIRP फॉर्म के साथ लगाइए, तभी जो है एडजुकेटिंग अथॉरिटी उसे एंटरटेन करेगी। तो वैल्यू इतनी होती है, आपको समझ में आया होगा। ओके, अब बात करते हैं क्रेडिटर्स और कमेटी ऑफ द क्रेडिटर्स के बारे में। तो मेरे ख्याल से ये आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये ज़रा सा एक बार और देख लेते हैं फ्रेंड। ये मैंने आपको बता दिया था, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी की बात हो रही थी। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटी की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके की पार्टनरशिप या कंपनी या LLP होती है जिसको रजिस्टर करवाया जाता है, किसके द्वारा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के द्वारा। इसका सेटअप किया जाना ज़रूरी नहीं होता है, जो भी इसके मेंबर्स होते हैं वो अगर चाहें तो आपस में भाई भाई खेलना है तो उसके लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। ये उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करती है कि हाँ कैसे क्या होता है उसके बारे में जानकारी देने में मदद करती है। फिर आती है बात इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के बारे में। तो जितनी भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इस कोड के तहत जितनी भी एंटिटीज आती है उनकी सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने का काम इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी का होता है। ये एक पूलिंग सेंटर होता है जो कि सभी जगहों से इन्फॉर्मेशन, बैंकों से, NBFC, फर्म से, इंडिविजुअल से, यूटिलिटी से कहीं ना कहीं सारा डेटा ला करके अपने पास इकट्ठा करता है। लेकिन उस डेटा को जो है डॉक्यूमेंट करने से पहले अथेंटिकेट किया जाता है, उसकी वैलिडिटी, उसकी सच्चाई को चेक किया जाता है। अगर इस इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए सेंट्रल एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस को आप यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है या कोई एंटिटी है वो किसी कॉर्पोरेट डेटर के अगेंस्ट में CIRP इनिशिएट करता है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को अगर इनिशिएट करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि CIRP एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आप जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इशू करवाएं, किससे? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी से सर्टिफिकेट ऑफ डिफ़ॉल्ट इशू करवाएं और उसको जो है उसकी एक कॉपी आप इस CIRP फॉर्म यानी कि कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के फॉर्म के साथ जरूर लगाएं, एडजुकेटिंग अथॉरिटी के साथ रखने के पहले, प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, क्रेडिटर की बात करेंगे और कमेटी ऑफ क्रेडिटर की बात करेंगे। तो ये मैंने समझा ही दिया था, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर आपको समझा दिया था मैंने। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होते हैं जिन्होंने हमें पैसे दिए हुए हैं या कॉर्पोरेट डेटर को पैसे दिए होते हैं, मनी लेंड की जाती है कॉर्पोरेट डेटर को, मीन्ड फॉर पेइंग बैक विदाउट एनी ट्रेड ट्रांजेक्शन। किसी तरीके का जो है ट्रेड नहीं होता, सौदा नहीं होता, धंधा नहीं होता, यहाँ पर पैसे दिए जाते हैं उधार और वो वापस लेने के पर्पज़ से, तो उसे फाइनेंशियल क्रेडिटर कहते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं आर दोज हु हैव सप्लाइड गुड्स आर सर्विसेज ऑन क्रेडिट, है ना, जिन्होंने हमें सामान या सर्विस जो है क्रेडिट पर दे रखी, उधारी पर दे रखी है। एंड दोज हु हैव मेड एडवांस पेमेंट ऑफ द मनी टू CD इन कंसिडरेशन ऑफ रिसीविंग बैक गुड्स आर सर्विसेज। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो इसको जो हमारा
कारपोरेट डेटर है उसको 1 लाख रुपए एडवांस दे गए कि तुम हमें सामान दे जाना। दोनों केसेस है ना, कारपोरेट डेटर हो सकता है किसी से 1 लाख रुपए उधार का सामान ले आए अपने पास, या कोई आदमी आकर के 1 लाख रुपए दे गया कि तुम सामान बनाना तो मुझे दे देना। तो इस तरीके के जो उधार देने वाले होते हैं उन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर कहा जाता है। कमेटी ऑफ द क्रेडिटर COC इज ए कमेटी ऑफ नॉर्मली ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर। ध्यान रखेंगे, कमेटी ऑफ द क्रेडिटर जो होती है वो उसमें केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। एंड इज फॉर्म्ड बाई इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बेस्ड ऑन द क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर। क्रेडिटर से जो भी मतलब कहने का देखो हो क्या रहा है, मैंने आपको समझाया था ना कि जब भी CIRP प्रोसेस शुरू होती है, कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जब भी स्टार्ट होती है, तो उसमें जो आपके जो आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट करते हैं उसे इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कहा जाता है। अब इसकी जिम्मेदारी होती है कि वो COC का गठन करेगा। किसका? COC का गठन। COC में केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर को ही ये जगह देता है नॉर्मली, ठीक है। अब कैसे होता है, जैसे मान लो अगर कोई कंपनी जो है बैंकरप्सी के लिए गई हुई है, ठीक है। अब बैंकरप्सी के लिए अगर कोई कंपनी गई हुई है तो सभी को मौका दिया जाएगा कि आप लोग हमारे पास भेजो कि कितने लोगों से इस कंपनी ने उधार ले रखा है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो भी लोग हैं वो सभी अपना एप्लीकेशन देंगे, भैया कि इतना इतना उधार हमने इनको दे रखा हुआ है। उसी डेटा के आधार पर, क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम द क्रेडिटर के आधार पर COC बनाई जाती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाई जाती है। क्लियर हो गई मेरी बात? क्लेम रिसीव का मतलब समझ गए, ठीक है। ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर विल हैव वोटिंग पावर प्रोपोर्शनेट टू एक्सपोजर ऑफ द कारपोरेटर। हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर को उसका वोटिंग का अधिकार उतने ही मात्रा में होगा जितना उसने लोन दे रखा है। अगर किसी ने जो है मान लो 700 करोड़ रुपए दिए हैं, किसी ने 100 करोड़ रुपए दे रखे हैं, किसी ने 200 करोड़ रुपए दे रखे हैं, तो इसको 7:1:2 का पावर होगा। यही कहने का मतलब है, जितना ज़्यादा लोन उतना ही ज़्यादा आपको पावर मिलेगी। ऑपरेशनल क्रेडिटर हैव ओनली ऑब्जर्वेटरी रोल इन COC। कमेटी ऑफ क्रेडिटर में जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होते हैं फ्रेंड्स, उनका सिर्फ ऑब्जर्व करने का रोल होता है, उन्हें वोटिंग पावर नहीं मिली हुई होती है, एक्सेप्ट वेयर देयर आर नो फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब मान लो कोई ऐसा केस है जहां कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है, सारे के सारे ऑपरेशनल क्रेडिटर ही हैं, सबने इधर उधर लोन नहीं ले रखा था, बंदे ने सिर्फ इधर उधर साहूकारों और दोस्तों से उधारी ले रखी थी, तो उस केस में भाई COC में कौन बैठेगा? ऑपरेशनल क्रेडिटर ही बैठेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं ही नहीं। लेकिन यदि फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं तो ऑपरेशनल क्रेडिटर को सिर्फ ऑब्जर्व करने का रोल दिया जाएगा, वोटिंग करने का अधिकार केवल फाइनेंशियल क्रेडिटर को होता है। कोरम ऑफ COC बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। कोरम ऑफ COC जो आपको आया है ना क्वेश्चन विदाउट ऑप्शन वाला, अभी नया इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने सभी में, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर में की जो कोरम होती है उसमें जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आपको फिल करना पड़ेगा। 33% बाहर लगा होगा, ओके। MCQ टाइप का नहीं देंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हटा रहे हैं, सिर्फ एक फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का दे देंगे, जैसा BFM में उन्होंने पिछली बार दिया था। तो COC का कोरम कितना होता है? 33% बाई वैल्यू होता है, ओके। यानी कि जितना लोन दिया है उसकी वैल्यू का 33%, नंबर से नहीं वैल्यू से कह रहे हैं, ओके। क्रिटिकल मैटर को डिसाइड किया जाता है COC के द्वारा 66% मेजॉरिटी से, और रूटीन मैटर को 51% मेजॉरिटी से डिसाइड किया जाता है, ओके। अगर क्रिटिकल मैटर है तो 66% जो है कमेटी के जो वोट हैं वो अगर जो है फेवर में है तो पास होगा, और अगर रूटीन का मामला है तो 51% लोग अगर जो है वोट कर देते हैं, 51% क्रेडिटर जो COC के लोग हैं वो अगर वोट दे देते हैं तो भी मैटर पास हो जाता है। विड्रॉल एप्लीकेशन ऑफ रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 12A रिक्वायर्ड 90% मेजॉरिटी ऑफ द कमेटी, ठीक है। तो ये जितनी भी बातें हो रही बाई वैल्यू हो रही हैं, बाई वैल्यू मतलब कितना लोन दिया हुआ। जैसे यहाँ पर 7:1:2 का है, तो इसका मतलब ये इस बंदे की वैल्यू जो है 70%, अगर इतने ही लोन वाले हैं तो 70% इसकी है, 10% इसकी है और 20% इसकी है। यानी कि अगर ये अकेले वोट कर दें तो भी हमारा 66% मेजॉरिटी पूरी हो जाएगी, ओके। अगर मान लो इंसॉल्वेंसी IBC कोड जो में आपने फाइल कर दिया, आपने इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए, कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के लिए आपने केस फाइल कर दिया है, लेकिन बाद में आपको बुद्धि आती कि नहीं हम CIRP के पास जाना ही नहीं चाहते इस प्रक्रिया में, बल्कि हम चाहते हैं इस कंपनी को जिंदा रखें, इसको और आगे ले जाएं। अगर ऐसा आपने डिसीजन ले लिया है तो उसके लिए COC कमेटी के 90% जो है लोगों का वोट मिलना चाहिए, तभी ये एप्लीकेशन विड्रॉ हो पाएगा। 90% यानी कि COC में जितने भी मेंबर्स हैं उसमें 90% अगर इसका फेवर करेंगे कि हाँ एप्लीकेशन विड्रॉ कर दिया जाए तो विड्रॉ हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये सेक्शन 12A के तहत होता है, ओके। फिर बात करते हैं
एडजुकेटिंग अथॉरिटी की, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो होता है एडजुकेटिंग अथॉरिटी होती है फॉर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी, जैसे कंपनी, एलएलपी और अदर एंटिटीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। ठीक है, तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो होती है ये आपका एडजुकेटिंग यानी कि फैसला सुनाने वाली अथॉरिटी होगी, किसमें? इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉर्पोरेट के लिए हो रहा है, जैसे कंपनीज के लिए, एलएलपीज के लिए, या कोई और जो है कॉर्पोरेट एंटिटी जिसको गवर्नमेंट अलाउ कर दे। डीआरटी किसमें करेगी? डीआरटी एडजुकेटिंग अथॉरिटी होगी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी, जिसमें इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप है ना, पार्टनरशिप आ जाती है। एपलेट अथॉरिटी एनसीएलटी के लिए एनसीएलएटी होगी, नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्राइब्यूनल होगी आपकी एपलेट अथॉरिटी, और डीआरटी के लिए डीआरएटी होगी, डेट रिकवरी एपलेट ट्राइब्यूनल। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें कोई बड़ी नई चीज़ नहीं है। पैराडाइम शिफ्ट की बात करें, यानी कि मूलभूत परिवर्तन क्या हुआ है? आईबीसी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड मेड लीनिंग ऑफ द लॉ फ्रॉम डेटर इन पोजेशन टू क्रेडिटर इन कंट्रोल। ठीक है, तो आईबीसी लॉ ने क्या किया, पहले जो चीज़ें होती थी उसमें डेटर पोजेशन में रहता था, यानी कि सारे एसेट सारा कुछ उसके जो है पोजेशन में रहता था। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, आईबीसी क्या करता है, क्रेडिटर को कंट्रोल में ला देता है। अब भैया जिन्होंने लोन दे रखा है वो मालिक बन बैठते हैं। ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सी टेक्स ओवर एज सीईओ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, सीडी का मतलब कॉर्पोरेट डेटर है फ्रेंड, एंड ऑन फॉर्मेशन ऑफ सीओसी सुपरसीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात है। पहले क्या होता था, सारी चीज़ें जो है, सारी मालिकाना हक किसके पास होता था? जिसने उधार ले रखा है, फैक्ट्री उसकी, एसेट उसका, लोग उसके। लेकिन आईबीसी आने के बाद क्रेडिटर यानी कि जिन्होंने लोन दे रखा है वो कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे ही आप इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं वैसे ही वो सीईओ के पद पर बैठ जाता है। सोचिए, कॉर्पोरेट डेटर में एमडी सब छोड़ो, सीधे बॉस बन गया वो, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। और जैसे ही ये जो आपका आईआरपी है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर जैसे बनाता है, तो ये कमेटी ऑफ क्रेडिटर तुरंत ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सुपरसीड कर जाती है, सीओसी सर्वे सर्वा हो जाती है। आप समझ रहे हैं, यानी सारी वैल्यू खत्म कर दी गई इनकी। उनका सीईओ बेकार हो गया, उनकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेकार हो गए। द ओरिजिनल प्रमोटर आर देयर रिलेटेड पार्टीज आर वेर्ड फ्रॉम बिडिंग फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी एट डिफॉल्ट। जो प्रमोटर हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी कंपनी की, या उनसे रिलेटेड जो लोग हैं, उन सबको रेजोल्यूशन प्रोसेस में बिड करने का मौका नहीं दिया जाता है। ठीक है, उनको बिडिंग का मौका नहीं दिया जाता, मतलब वो उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। व्हिच इफेक्टिवली टेक अवे द ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट एंटिटी फ्रॉम द हैंड्स ऑफ एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स। मतलब कहने का, इसमें जो ओनरशिप है, जो कंट्रोल है और जो मैनेजमेंट है, ये सारा का सारा कॉर्पोरेट एंटिटी के हाथ से हट करके, जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है उनके हाथ से हट करके किसके पास चला जाता है? सीओसी के पास चला जाता है, या इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास चला जाता है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आपको बातें काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी की हमने बात कर ली थी फ्रेंड्स मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ पर हमें क्रेडिटर और कमेटी ऑफ क्रेडिटर की बात करनी। फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होता है जो आपको पैसे उधार देता है। ठीक है, ऑपरेशनल क्रेडिटर वो होते हैं जो आपको गुड्स उधार पर दे देते हैं, या आपको नगद पैसे दे देते हैं और आपसे बाद में गुड्स या सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उन्हें ऑपरेशनल क्रेडिटर कहते हैं। कमेटी ऑफ क्रेडिटर जो होती है उसमें नॉर्मली फाइनेंशियल क्रेडिटर होते हैं। इसको बनाया जाता है इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा। और कैसे बनाया जाता है? जितने भी लोगों ने उधार दे रखा है उनको अपना क्लेम भेजना होता है, आपको खुद दावेदारी करनी पड़ती है कि हाँ मेरा उधार लेके नीरव मोदी बैठा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए। ठीक है, उसी क्लेम के आधार पर इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कमेटी ऑफ क्रेडिटर बना देता है। हर एक फाइनेंशियल क्रेडिटर को वोटिंग का अधिकार मिलता है। जितनी मात्रा में उसने लोन दिया है उतनी ही मात्रा में या उतनी ही पावर उनको वोटिंग की मिलती है। ऑपरेशनल क्रेडिटर को सिर्फ ऑब्जर्व करने का रोल होता है। कमेटी ऑफ क्रेडिटर में सिर्फ ऑब्जर्वेशन का रोल होता है, और क्योंकि वहाँ पर और अगर मान लो कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो उस केस में जो है ऑपरेशनल क्रेडिटर ही मेन हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो ऑपरेशनल क्रेडिटर केवल दूर से बैठ करके देखेगा, करेगा कुछ नहीं। सीओसी की मीटिंग अगर होनी है तो उसके लिए कोरम 33% होनी चाहिए बाई वैल्यू। कोरम का मतलब होता है कि अगर मीटिंग होनी है कमेटी ऑफ सीओसी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, तो कम से कम 33% जो है बाई वैल्यू अगर जो है लोग मौजूद हैं तभी जो है इसकी मीटिंग संभव हो पाएगी। जैसे हमारे देश में जब संसद बुलाई जाती है तो कोरम उसकी 1/10 है, यानी कि जितने भी सांसद हैं उनका 1/10 अगर मौजूद होंगे, मान लो 500 सांसद हैं तो कम से कम 50 सांसद जो है सदन में मौजूद होने चाहिए, तभी मीटिंग चलेगी। अगर मान लो 49 सांसद हैं तो
संसद चलेगी ही नहीं, आप चाहे जो कुछ भी कर लीजिए। कोरम का ये मतलब होता है। ओके, उसके बाद में क्रिटिकल मैटर को COC द्वारा 66% वोट से डिसाइड किया जाता है। रूटीन मैटर, नॉर्मल से मैटर को 51% मेजॉरिटी, यानी 51% लोग अगर फेवर में है रूटीन मैटर में तो पास मान लिया जाएगा। क्रिटिकल मैटर में 66% होता है। और अगर मान लो DRT के पास में आपने केस, सॉरी DRT कह रहा हूँ, IBC के पास आपने केस फाइल कर दिया है CIRP के लिए, लेकिन आपको लगता है कि नहीं, हम CIRP प्रोसेस नहीं करवाना चाहते, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास नहीं जाना चाहते हैं और आप इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कमेटी आप क्रेडिटर है उसके 90% वोट जो है इस बात के फेवर होने चाहिए कि हाँ, हम इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं। अगर 90% जो है उधार देने वाले इस बात के लिए हाँ कर देते। उधार देने वाले क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो कमेटी है भैया, उसमें सारे के सारे फाइनेंशियल कैरेक्टर ही तो बैठे हैं जिन्होंने आपको लोन दे रखा है। अगर वो 90% लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम जो है इस एप्लीकेशन को विड्रॉ करने के लिए रेडी हैं, तब जो है ये एप्लीकेशन खारिज हो जाता है। ओके, एडजुकेटिंग अथॉरिटी की बात करें तो NCLT जो है एडजुकेटिंग अथॉरिटी का काम करेगी किसके लिए, जो भी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं जिसमें कंपनी LLP वगैरह आ जाती हैं। DRT काम करेगी किसके लिए, जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी जिसमें इंडिविजुअल, प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म वगैरह हो गई। अगर NCLT के फैसले से खुश नहीं है तो NCALT के पास जाएं। अगर DRT के फैसले से खुश नहीं है तो आप DRAT यानी कि डेट रिकवरी अपने ट्राइब्यूनल के पास जा सकते हैं। पैराडाइम शिफ्ट की बात करें तो IBC के आने से क्या हुआ, पहले डेटर के पास सारी चीज़ें पोजीशन में रहती थी, वही मालिक बना बैठा रहता था। अब क्रेडिटर में कंट्रोल, क्रेडिटर इन कंट्रोल हो जाता है, यानी कि जिसने उधार दिया उसी का कंट्रोल हो जाता है। जैसे ही IRP का आप जो है अपॉइंटमेंट करते हैं, यानी कि इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को जैसे ही अपॉइंट किया जाता है वैसे ही वो CEO के पद पर बैठ जाती है, कॉर्पोरेट डेटर के CEO बन जाती है। और जैसे ही वो COC का मतलब जो है COC का फॉर्मेशन कर देती है, कमेटी ऑफ क्रेडिटर बनाती है, तो कमेटी ऑफ क्रेडिटर तुरंत ही सुपरसीड करता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी ज़्यादा वैल्यू COC की हो जाती है। तो जो ओरिजिनल प्रमोटर हैं उनका एक तरीके से उनकी पावर को कट कर दिया जाता है, उनके पास अब कंट्रोल नहीं रह जाता है। ओनरशिप, कंट्रोल और मैनेजमेंट सारा का सारा उठा करके ये इसके पास चला जाता है, इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या जो है COC के पास चला जाता है। आई बिलीव आपको IBC काफ़ी हद तक समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।